Hello everyone. In this video I am going to tell you how to clear UPSC prelims 2026. अब मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद UPSC prelims 2021, 2022, 2023 लगातार 3 prelims मैंने क्लियर किए हैं विथ सिग्निफिकेंट मार्जिन, लगभग 10 नंबर के मार्जिन से 10 प्लस नंबर के मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 से ही प्रीलिम्स कठिन आना स्टार्ट हुआ था और 23 में तो बहुत ज़्यादा कठिन आया था जब जनरल कैटेगरी में भी कट ऑफ अराउंड 75 गया था। तो किस तरीके से मैंने क्या तरीके अपनाए जिस वजह से मैं प्रीलिम्स लगातार 3 बार क्लियर कर सका। कुछ तो मैं सही कर रहा था जिससे प्रीलिम्स क्लियर करना मेरे लिए आसान हो गया। उस वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके में आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। अगर आपने इतनी चीज़ें फॉलो की अभी से लेके प्रीलिम्स एग्जाम तक तो आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हो जाएगा। डेफिनेटली लक का थोड़ा रोल रहता है, थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, बट 90% चांस है कि आपका हो जाएगा। इवन अभी तक आपने अगर बहुत कम मेहनत की है, बहुत कम पढ़ाई की है, आपका मन नहीं लगता था, अब आपको लग रहा है कि क्या अब आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आज से लेके प्रीलिम्स तक आपको मेहनत करनी है। सबसे पहले बेसिक बुक्स, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यू फुल लेंथ मॉक्स। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनको किस तरीके से करना है और क्या क्या करना है, और ये चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है करना। सबसे पहले आ जाता है बेसिक बुक्स, आपको कौन कौन सी पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अराउंड 70% ऑफ प्रीलिम्स का पेपर यहीं से आएगा और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एंशिएंट के लिए है आर.एस. शर्मा, मिडिवल के लिए है सतीश चंद्रा। आर्ट एंड कल्चर के लिए यू हैव टू डू सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ नितिन सिंघानिया। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू हैव टू डू स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी के लिए किसी भी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ सकते हैं, बरनाल के या कोई भी कोचिंग के जो आपको अच्छी लग रही है। इन्वायरमेंट के लिए यू कैन डू सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ शंकर आयस, ये जो मैंने की थी। इसके अलावा अगर आपको ये बहुत हेक्टिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, यू कैन ऑल्सो नीड रीड सम कोचिंग नोट्स, बट कोई एक चीज़ करनी है। स्लैश का मतलब है या तो ये करना है या ये करना है। कभी भी 2 बेसिक बुक या 2 स्टैंडर्ड बुक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फॉलो नहीं करनी है। देन साइंस एंड टेक के लिए यू हैव टू डू सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। दीज आर द थिंग्स जो आपको करनी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 70% कवर हो चुका है सिलेबस। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी सी आपने बुक्स बताई 10-15 और इसमें हमारा कैसे सब कुछ कवर हो जाएगा, बट इसी में ही सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। दूसरी चीज़ आ जाती है प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स। अब मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी या जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की है या फिर जिन्होंने अच्छी तैयारी की भी है बट डेफिनेटली थोड़ा उतार चढ़ाव तैयारी में आता है। ज़्यादा तो 90% जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी के दौरान आता है। तो तो करंट अफेयर हम लोग इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो न्यूज़पेपर है वो उतना रेगुलरली नहीं पढ़ पाते हैं। न्यूज़पेपर आप रेगुलरली नहीं पढ़ पाते हैं। जो आपके मंथली मैगजीन है, जो कि कहा जाता है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं कर रहे तो मंथली मैगजीन करिए, वो हम रेगुलरली नहीं कर पाते हैं। करते भी हैं तो हमें याद नहीं रहती, उनके नोट्स नहीं बनाते। तो इन सब से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का फ्रैंकली अगर मैं आज कहूँ तो मैंने अपने तीनों 2021, 22, 23 में इसका ज़ीरो यूज़ किया था। इन दोनों का ज़ीरो यूज़ इन प्रीलिम्स में ज़ीरो यूज़ किया था। ना न्यूज़पेपर से कुछ मुझे फ़ायदा हुआ, ना मैगजीन, मंथली मैगजीन से फ़ायदा हुआ। मैंने सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई किया प्रीलिम्स के लिए और वो था PT 365 ऑफ एनी कोचिंग। किसी भी कोचिंग की आप PT 365 उठा के पढ़ लीजिए। मैंने विजन IAS की पढ़ी थी क्योंकि उस समय फेमस थी। जो भी आपको पसंद हो उस कोचिंग का जो ईयरली कंपाइलेशन आता है उसे पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए और दिमाग मत लगाइए अपना कि यार मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सोर्स देख लूँ, ये वीडियो देख लूँ। कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आपने इतना कर लिया आपका करंट अफेयर पूरा हो चुका है प्री के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्री में जो इससे नहीं होंगे, बट वो फिर कहीं नहीं होंगे, वो किसी को नहीं बनेंगे। आपको जो ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन बन रहे हैं वो बनने चाहिए और वो इससे आसानी से बन जाएंगे अगर आपने रिवाइज किया तो बार बार। देन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये तो एक बात हो गई कि मैंने बता दिया कि आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आपको करंट अफेयर करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो मोस्ट ऑफ द आपकी तैयारी हो चुकी है, बट इतना सफिशिएंट नहीं है। कुछ चीजें हैं जो एसेंशियल होती हैं करना प्री के लिए, एसेंशियल होती हैं करना प्री के लिए, यानी अनिवार्य होती हैं ना, आप छोड़ के नहीं जा सकते। और ये लोगों को पता ही नहीं होती है। इनमें लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि यार ये कोई कोचिंग वाला ये बता देता है,
कोई आपका सीनियर वो बता देगा, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट कुछ और बता देगा। आप खुद से इधर उधर ढूंढेंगे कि यार ये भी कर लूँ वो कर लूँ, इसमें ये सोर्स दिया है, ये पिछले साल आया था। तो आपको ये सब नहीं करना है, बिकॉज ये सब करने से आपकी तैयारी में रेंडमाइजेशन बढ़ता है, रैंडम हो जाती है आपकी तैयारी और कुछ भी आपको याद नहीं रहता। तो आपको लिख लेना है, मैं ही आपको लिख के दे दिया इस वीडियो में से, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके कि क्या क्या दूसरी चीजें हैं जो आपको करनी है अपार्ट फ्रॉम बेसिक बुक्स एंड करंट अफेयर्स। आपको स्पेसिफिक क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आपको करना है मैपिंग। मैपिंग के लिए आपको सॉल्व 25 ईयर्स पीवाईक्यू एंड लुक एट ऑप्शंस, ऑप्शनली ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि मैपिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि जो पिछले 20-25 साल 30 साल में क्वेश्चंस आए हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो आप स्पेसिफाई कर लीजिए कि पिछले 25 साल के पीवाईक्यू में मैपिंग के जो भी आए हैं वो देखूंगा, ये आपको मिल जाएंगे कहीं भी, आप कोई कंपाइलेशन देखेंगे कहीं भी मिल जाएंगे आपको। और इनके ऑप्शंस को देखना है, बस ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आंसर देख लिया, आपको ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शंस को नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोरिकल टर्म्स हैं, इसमें भी पिछले 25 साल के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, बिकॉज हिस्टोरिकल टर्म्स खासकर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के टर्म्स से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, और वो बहुत बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू से आया होता है। तो पिछले 25 साल के 25 ईयर्स की पीवाईक्यू देखिए। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो हमारे पास एनसीईआरटी है वो भी देखिए, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए होते हैं जो कि एग्जाम में प्री में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने पहले ही एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा पढ़ ली है, तो जो आवर पास्ट जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है ये आपको इतनी हेक्टिक नहीं लगेगी, बहुत बहुत ज़्यादा कम समय लगेगा आपको करने के लिए। तो इन दोनों के आप नोट्स बना लीजिए, इसके भी और इसके भी। ठीक है, इन दोनों के आप नोट्स तैयार कर लीजिए। अब आपको लगेगा कि यार ये 25 ईयर्स के क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ देख लो यहाँ देख लो, बट ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मैं आपको सिर्फ मैपिंग के क्वेश्चन देखने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ हिस्टोरिकल टर्म्स के क्वेश्चन देखने के लिए बोल रहा हूँ। इतने ज़्यादा नहीं है, इसके आप 10, 15, 20 पेज में आपके ईजिली नोट्स में वो कवर अप हो जाएगा। ऑल्दो ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए याद रखना, बिकॉज वो मैपिंग की चीज़ें इतनी आपने सुनी नहीं होती, आपके लिए थोड़ा कठिन होता है मैपिंग याद करना। सिमिलरली हिस्टोरिकल टर्म्स आपने सुने नहीं होते, आपके लिए कठिन होता है वो याद करना। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जिनके आपको नोट्स बना लेने हैं और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जितना आप दूसरी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको रिवाइज करना है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। बट अगर आपने इतना किया तो आपके हिस्टोरिकल टर्म्स और मैपिंग का इशू जो लोगों के दिमाग में रहता है वो सॉल्व हो जाएगा। देन ये तो पीवाईक्यू हो गए। इसके अलावा मैपिंग के लिए क्या करना है, इसके अलावा मैपिंग के लिए आपको क्या करना है, मैपिंग के लिए दो चीज की मैपिंग होती है, एक होती है इंडिया और एक होती है वर्ल्ड की मैपिंग। इंडिया के मैपिंग में यू हैव टू सी बायोस्फीयर रिजर्व, उनके नाम देखने हैं, स्टेट कौन से स्टेट में है, कोई इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं वहाँ, और उसके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नहीं, ये आपको सारे करने हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व आपको कवर करने हैं और उसमें ये कंटेंट पूरा करना है। अब मैंने यहाँ आपको सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व बता के नहीं छोड़ दिया, बिकॉज उसमें तो हजारों चीजें आ जाती हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक चीज बताई कि कहाँ है, कौन से स्टेट में है, ठीक है, नाम क्या है, इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी क्या है, कुछ भी अगर न्यूज में चल रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, ये स्पेसिफिक चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है 2-3 पेज में और उन्हें बार बार रिवाइज करना है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी न्यूज में है, सारे तो नहीं कर पाएंगे आप बिकॉज बहुत ज्यादा दिया है, न्यूज में जो भी है उसे आपको कवर करना है। देन वेटलैंड का नाम और स्टेट ये भी सारी आपको करनी है, बिकॉज इसमें आ जाता है, और नाम और स्टेट भी आप याद कर लेंगे तो कवर हो जाएंगी चीजें। देन मैं बहुत जनरल चीजें बता रहा हूं जिससे कि आपको कुछ छूटे ना। ये ऑल्दो इतना अब नहीं आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, बट इसका भी फिर भी आप निमोनिक बना के याद कर लीजिए कि अगर आ गया तो ये तो आपका एटलीस्ट गलत ना हो। देन मेजर माउंटेन्स क्या है, मेजर माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं, रिवर्स के बारे में आपको देखना है कि उनका ओरिजिन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, और उनके रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि कोई वो आइलैंड बना रही है, कोई स्पेसिफिक चीज हो रही है या कुछ न्यूज में था तो वो आपको देख लेना है। देन नेचुरल वेजिटेशन जो आपके होते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन हो गया या ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, इस तरह के जितने भी नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उनका एरिया आपको मैपिंग में, इंडिया के मैप में आपको उसका एरिया पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जो आप मैप बनाइए इस तरह और उसमें एरिया देखिए कि इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है, स्पेसिफिक एरिया आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आए हैं, इससे भी ये आया है कि नेशनल पार्क दे दिया है और पूछा है कि कौन से वेजिटेशन में, ऐसा 2019 में आया था। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद कर लेनी है इतनी। अगर आपने इतना कर लिया इंडिया के मैपिंग के लिए तो आपकी इंडिया की मैपिंग हो चुकी है, जो करंट के हिसाब से, मतलब जो स्टैटिक के हिसाब से। इसके अलावा जो न्यूज में है वो तो डेफिनेटली आपको ऑलरेडी करंट अफेयर की जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उससे मिलेगा।
आप वर्ल्ड की मैपिंग में आपको क्या करना है, वर्ल्ड की मैपिंग में यू हैव टू लुक एट द मेजर माउंटेन रेंजेस और उनकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, खासकर एल्प्स और एंडीज जो भी कंट्रीज से पास होते हैं वो आपको याद कर लेनी है। मेजर लेक्स कौन कौन से हैं यूएस में और खासकर अफ्रीका में, ये आपको याद कर लेना है। मेजर स्ट्रेट्स तो सारे ही आपको मेजर जो है वो याद करने हैं। मेजर सीज जो है बड़ी बड़ी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और इनकी सराउंडिंग कंट्रीज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको याद करनी है। मेजर रिवर्स खासकर अफ्रीकन रिवर्स हैं, आपको याद करनी है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी वर्ल्ड मैपिंग मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, बट उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। मैंने मेन चीजें बताई हैं जो कि आप करके जाएंगे तो वो सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैपिंग इन करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर में मैपिंग चल रही है, जैसे कि अगर कोई कंट्री न्यूज में है एंड तो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में याद करनी पड़ेगी। ये कई बार आया है, जब यूक्रेन में मतलब रशिया और यूक्रेन का वो हुआ था तब आया था कि यूक्रेन कौन कौन सी, मतलब यूक्रेन के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान जब न्यूज में था तो अफगानिस्तान के अराउंड की कंट्रीज आई थी। इसी तरह आती रहती हैं कंट्रीज, वो आपको देख लेनी है, याद कर लेनी है। तो अभी अपन ने क्या देखा, अपन देख रहे थे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या पढ़ना है। मैंने मैपिंग और हिस्टोरिकल टर्म्स का बताया कि आपको पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है। देन मैपिंग स्पेसिफिकली मैंने बताया कि इंडिया और वर्ल्ड में आपको क्या क्या देखना है। इसके अलावा अदर टॉपिक्स में आपको देखने हैं, अदर टॉपिक में आपको देखना है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये पूरा नहीं पढ़ना है, किसी भी कोचिंग का आप देख लीजिए यूट्यूब में वीडियो, यूट्यूब में फ्री वीडियो डाला रहता है, वो कोचिंग कवर कर देती है। मैंने जैसे राव आईएएस का देखा था, मैं ऑल दो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट उस समय कोई सर थे इकोनॉमी के, उन्होंने पढ़ाया था, काफी अच्छा पढ़ाया था। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कहीं से भी कर लीजिए, किसी भी जो आपको अच्छा लगे, और उसके शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रखिए। देन एक और चीज आ जाती है जो कि एसेंशियल में ही मैं कहूंगा, बट ये जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं की है उनके लिए परेशान ना हो आप, ये इतना एसेंशियल भी नहीं है कि आप बी मेंस रेडी। अगर आप मेंस रेडी रहेंगे प्री के पहले, देन इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेशन एंड सॉल्विंग एनालिटिकल क्वेश्चंस। अगर आपको मेंस की चीजें पता है, कंटेंट पता है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को मतलब एलिमिनेट करने में, ऑप्शन के एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने नहीं भी की है अब तक तैयारी तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने ऊपर वाली चीजें ज्यादा अच्छे से की हैं तो। देन सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ 10 ईयर्स। और पीवाईक्यू लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर दिया और आपने अपने मार्क्स काउंट करने लगे, उसका जीरो सिग्निफिकेंस है। पीवाईक्यू लगाने का मतलब है कि जो भी आपको न्यू थिंग्स मिले, जो आपने पूरा ऊपर के सारी चीजें पढ़ ली, इसके बाद आपने पीवाईक्यू लगाया, जो भी न्यू थिंग्स मिले इसके नोट्स बना लीजिए। मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे, 15 से 20 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे, और उनको बार बार रिवाइज करिए। और यहाँ पास सिर्फ आंसर मत देखिए, आपको लग रहा है कि ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शंस भी देखिए, उनको भी अपने नोट में इनकलकेट कीजिए। और ये सिर्फ उन्हीं चीज का बनाना है जो आपको नया मिले, है ना। इसके अलावा आ जाते हैं फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स आपको देने हैं ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 कोचिंग्स एंड एटलीस्ट 10 to 20 फुल लेंथ मॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 से 4 कोचिंग के फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं, एक कोचिंग का नहीं लगाना, बिकॉज एक ही तरह का पैटर्न आप हो सकता है उसमें आपके अच्छे नंबर आने लगे। आप 4 कोचिंग उठाइए, चारों कोचिंग के 4 फुल लेंथ मॉक्स ले लीजिए, आपके 16 फुल लेंथ मॉक्स हो जाएंगे, विच आर सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स फॉर गेटिंग द नैक ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। ठीक है, ये क्यों लगाए जाते हैं, इससे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका मतलब कंटेंट रेडी है कि नहीं। इसका मेरा मतलब ये है, कंटेंट रेडी है कि नहीं का मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपने पढ़ा है, आपने बेसिक सारी पढ़ ली, आपने करंट अफेयर सारा पढ़ लिया, आपने जो भी एसेंशियल या इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी बताई वो सब कुछ कवर कर लिया। इसके बाद आप फुल लेंथ मॉक लगाने बैठिए, उसको फिर एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, फिर लगाने बैठिए, और उसके बाद देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो पढ़ा था उसी से क्वेश्चन आ रहा है और वो मेरा गलत हो रहा है। अगर ये आपका हो रहा है देन ये सिली मिस्टेक में आएगा, और आज का जैसा पेपर आ रहा है वहां सिली मिस्टेक का जीरो स्कोप है। आपका ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए उन चीजों में जो आपने पढ़ी है, और यहाँ यही आपको बताएगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो आपका रेडी है कि नहीं, उससे अगर कुछ आ रहा है तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। देन रिवीजन, फाइनली इज रिवीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो ऊपर चीजों का जीरो सिग्निफिकेंस हो जाएगा। हाउ टू रिवाइज, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं किस तरीके से रिवाइज करना है। मैंने किस तरीके से रिवाइज किया जिसने मुझे मदद किया कि मैं इजीली क्लियर कर पाऊं प्रीलिम्स, कठिन प्रीलिम्स होने के बावजूद। तो हाउ टू रिवाइज में सब एक दो तरीके होते हैं रिवाइज करने के। एक होता है कि आप एक्टिव रिकॉल करें, जो आपने पढ़ा था उसे रिकॉल करें। एक होता है आप स्पेस्ड रिपीटिशन करें, यानी कि आपने आज पढ़ा, फिर कल पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ लिया, फिर एक महीने बाद पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़ें। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जब प्रीलिम्स इतना नजदीक है तब आप क्या करें कि आप एक बार अपना पूरा कंटेंट पढ़ लें, कंटेंट को एक बार
पूरा पढ़ लें, जो भी आपका करंट अफेयर है, जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, उसके आपने नोट्स बनाए थे, ये सारी चीजें पूरी पढ़ लें। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि इसका आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपने फुल लेंथ मॉक्स किए। बहुत सारे लोग इसके वो आंसर रीड करके नोट्स बनाने लगते हैं, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। मेन इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपका कंटेंट रेडी है कि नहीं, और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि आपको पता चल जाए कि आप कितने क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आपको बेसिकली आंसर मतलब एमसीक्यू जो पेपर आता है पूरा प्री का, उसको सॉल्व करने का एक तरीका आपका बन जाए, वो डेवलप करना है। इसके नोट्स बनाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेटली 1000 नई चीजें मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं, नॉलेज लिमिटेड तो है नहीं। 1000 नई चीजें मिलेंगी, आप उसे इंक्लूड करेंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उसका जीरो सिग्निफिकेंस रहेगा। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, एक बार आपको रिवीजन के लिए मैं बता रहा था कि आपको कंटेंट रेडी कर लेना है। कंटेंट में 4 चीजें पढ़नी है, एक आपकी बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, तीसरा आ जाता है अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और चौथा आ जाता है पीवाईक्यू के जो नोट्स बनाए थे। इतनी चीजें आपने कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सपोज आपने 2 महीने में ये सारा आज से कवर कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी आपका समय बचा है, जैसे सपोज आपका 80 डेज बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, ये सब करने के बाद 80 डेज अगर आपके प्रीलिम्स के लिए बचे हैं, तो इसे आपने तय किया कि यार मैं 5 रिवीजन दूंगा, मुझे लग रहा है कि 5 रिवीजन मेरे लिए सफिशिएंट होगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, कितना आएगा 16। ठीक है, तो आपने 16 डेज आपको देना है पर रिवीजन। कोई आपका मैजिक नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि यार मैं 80 डेज मेरे पास बचे हैं, मैं 40 दिन में एक पहला रिवीजन करता हूँ, फिर मैं 5-5 दिन 10-10 दिन में अगले सारे रिवीजन कर डालूंगा। ऐसा नहीं होगा भाई, है ना, ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला। एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपका जितना भी टाइम बचा है, उससे आपको जितनी टाइम रिवीजन करना है उसे डिवाइड करिए। मैं तो ऐसे ही करता था। 16 डेज आया, अब आपको 16 डेज में एक बार पूरा रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवीजन करना है कि आपका 16 दिन बाद एग्जाम है, आप एग्जाम देने वाले हैं 16 दिन बाद, और आपको उतना ही अच्छे से, उतना ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। एक बार 16 दिन कंप्लीट हो गए, अगेन स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, 16 दिन फिर दीजिए, और पूरा उतने अच्छे से पढ़िए कि फिर आपका एग्जाम है। इस तरीके से अगर आपने 5 रिवीजन कर लिए, 5 में मिनिमम बता रहा हूँ, आइडियली मैं तो 7 8 9 रिवीजन करता था, बिकॉज मेरा रिवीजन करने की स्पीड थोड़ी तेज है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रिवाइज करते हैं, आप ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो डिपेंड करेगा। बट मिनिमम 5 टाइम आपको रिवाइज करना है। जितने भी दिन बचे हैं उतने 5 से डिवाइड कर लीजिए, या उससे ज्यादा से डिवाइड कर लीजिए जितने टाइम आपको रिवीजन करना है, और उतने दिन में एक रिवीजन पूरा करिए। और इस तरीके से करिए कि आप एग्जाम देने वाले हैं उतने दिनों बाद, 16 दिन बाद आपका एग्जाम है, और आपको देना करना ही है अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है, बिकॉज आपका 16 दिन बाद एग्जाम है। ऑल्दो होगा नहीं, बट इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है। और अगर आपने ये तरीका अपनाया, तो आपका कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। प्री के लिए क्या जरूरत होती है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूं कि जो भी आपने कंटेंट 4 पढ़ा था, बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स, एसेंशियल थिंग्स, एंड चौथा पीवाईक्यू के नोट्स, ये जो भी आपने पढ़ा था, इससे आपकी जीरो मिस्टेक हो। ठीक है, जीरो आपकी अगर मिस्टेक होगी इससे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। यही एक तरीका है प्रीलिम्स क्लियर करने का, जो कि मैंने सीखा है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात की है जो मेरे साथ निकले थे, जिनके सिग्निफिकेंटली ज्यादा नंबर आए हैं, 130 40 ऐसे नंबर आए हैं जिनके, और जिनके मतलब जो लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं 4 बार 6 बार तक, उनसे बात करके देखी है। और यही एक तरीका है जो हर कोई फॉलो करता है। आपको बताने का तरीका अलग हो सकता है कि ये करें वो करें, आपके डेफिनेटली सोर्स अलग हो सकते हैं। जो मैंने स्टैंडर्ड बुक बताई, हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से ना पढ़ के बिपिन चंद्रा से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, बट एक चीज उसकी आपने कवर की, आपने करंट अफेयर किया, आपने अपने जो एसेंशियल थिंग्स थी वो की, जो कि मैंने इस वीडियो में स्पेसिफाई कर दी है कि क्या क्या है, आपने पीवाईक्यू किए, उसको रिवाइज करिए। और यही एक तरीका है जिससे कि आप प्रीलिम्स में बहुत बहुत अच्छे नंबर ला सकें। अब ये मैंने आपको एक वो बता दिया है, ब्रॉड डायरेक्शन। डेफिनेटली माइनर चेंजेस आप करेंगे, आप अदर टॉपर्स की वीडियो देखेंगे जिन्होंने भी लगातार प्रीलिम्स क्लियर किया है, वो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर बताएंगे, दूसरा कुछ बताएंगे, कोई कुछ दूसरा बताएगा। बट ब्रॉडली आप देखिए, दिमाग लगाइए अपना कि वो अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं। अल्टीमेटली वो यही कह रहे होंगे जो मैंने यहाँ बहुत सिंपल तरीके में आपको बता दिया है। तो ये तरीका था जो मैंने फॉलो किया था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू ऑल।